have to get married because that's just what society tells you to do. If you don't get married, then you're not a woman. गलत है तो सरकारी दूल्हा भी तो नहीं ढूंढना चाहिए। सरकारी दूल्हा मतलब? अरे मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है वही दूल्हा अच्छा होता है, ये माना जा रहा है। बताइए हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? Challenging to find the right person. Nowadays it's hard to find true. भारत में शादियां चल नहीं पा रही। इनफैक्ट ये कहें कि आधे से ज्यादा इंडियन मैन शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं। 20 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। इंडियन मेंस का मैरिज पे ट्रस्ट ऑल टाइम लो पर है। पहले लड़कियां शादी करने से डरती, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी और बहुत सारे केसेस हुआ करते थे। आजकल लड़के शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें फर्जी केसेस में फंसाकर उनसे एल्यूमिनी और हाई मेंटेनेंस मांगी जा रही। Don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? कैसे मुझे ये करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है। क्रिमिनलाइज है, अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं, सेक्शन 125 CRPC के अकॉर्डिंग आप क्रिमिनलाइज हो जाते हैं। कई लड़कियों ने तो इसको अपना एक बिजनेस बना लिया है। लड़की खुद 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही है और एक्स हस्बैंड से भी 40 लाख रुपए ले चुकी है। अब दूसरे हस्बैंड से भी मेंटेनेंस मांग रही है। ये केस देखिए, एक वाइफ ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड से 500 करोड़ रुपए की एल्यूमिनी का केस डाल दिया था, जिस केस में पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया गया। लड़के के 85 साल के पिता का भी नाम। सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ रुपए में इस केस को सेटल करवाया। डाइवोर्स की इतनी भयानक कहानियां सुनने के बाद लोगों को लगता है कि सिंगल रहना ज्यादा बेहतर है। शादी अगर हो भी जाए तो घर में ही इतने ज्यादा विलेंस हैं कि शादी को चलने ही नहीं देते। एक तो लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ, ठीक है। इन तीनों की वजह से ये हो रहा है। कुछ लोग शादी से ज्यादा कैरियर को प्रेफरेंस देने लगे हैं। इनके हिसाब से शादी एक कॉस्टली अफेयर हो गया है, जिसकी वजह से वो ये स्टेप लेना ही नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोगों को फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं चाहिए। क्या भारत में शादियां टूटने के एकमात्र रीजन अरेंज मैरिजेस हैं? क्या लव मैरिज इसका एक सोल्यूशन हो सकता है? आइए देखते हैं। भारत में मैरिजेस फेल क्यों हो रही हैं? इसको देखने से पहले ये जान लेते हैं कि टिपिकल मैरिजेस होती कैसे हैं। हमारे यहाँ आज भी मेजरली अरेंज मैरिजेस ही होती हैं। 2018 के सर्वे में ये पता चला कि आज भी 93% जो शादियां होती हैं वो अरेंज मैरिजेस ही होती हैं। ये अरेंज मैरिजेस होती कैसे? पहली बात तो भारत इतना बड़ा देश है कि कोई एक चीज मेजॉरिटी पे लागू हो ही नहीं सकती। इसके अलावा हमारे यहाँ ढेर सारे कस्टम्स और कल्चर्स भी हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 25 की उम्र हो गई तो भैया शादी की उम्र हो गई, क्योंकि रिश्ता ढूंढने और करने में भी काफी समय खर्च होता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि रिश्ता हमारे आसपास के लोग ही लेकर आते हैं। इन्हें ही बिचौलिया कहा जाता है। ये लोग दोनों फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लड़के लड़की का बायोडेटा एक्सचेंज होता है। लड़के वाले लड़की को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बाद बहुत सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। यूजुअली लड़की वाले ये देखते हैं कि लड़के के पास काफी धन दौलत है या नहीं, सोसाइटी में इनकी कितनी इज्जत है। लड़के वाले ये देखते हैं कि लड़की वाले कितना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि दहेज कितना दे सकते हैं। लेन देन की बात तो पहली मीटिंग में ही हो जाती है। लेकिन लड़के वाले उसमें ये नहीं कहते कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए या एफडी चाहिए। वो सिर्फ ये कहता है कि हमें तो भाई लड़की चाहिए। अगर वो 2 जोड़ों में हो तो भी चलेगी। हमारे पास तो भैया किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लड़की वाले भी लड़की की ऐसी इमेज बनाते हैं कि इससे सुशील, इससे समझदार लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। फैमिलीज अगर ओपन माइंडेड हो तो लड़का लड़कियों को किसी रेस्टोरेंट या मंदिर में मिलने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, जिसमें आधा से ज्यादा टाइम वो एक दूसरे को देख के शर्माने में ही बिता देते हैं और कोई मीनिंगफुल बात हो ही नहीं पाती। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर शादी हो जाती है। इस पीरियड में कुछ फैमिलीज लड़का लड़की को आपस में बात करने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में लड़का लड़की डायरेक्ट शादी के मंडप में मिलते हैं। बेसिकली लड़का लड़की इस भरोसे में शादी कर लेते हैं कि घर वालों ने ढूंढा है तो अच्छा ही ढूंढा होगा, या फिर ये कहें कि घर वाले इनकी चलने ही नहीं देते और जहां मिले वहीं शादी कर देते हैं। कोई अपनी एक्सपेक्टेशन, पास्ट, कैसी लाइफ जीनी है, क्या करना है लाइफ में, क्या एस्पिरेशंस हैं, इन सब पर तो कोई बात ही नहीं होती। पसंद ना पसंद के नाम पर सिर्फ फेवरेट कलर और फेवरेट मूवी पूछी जाती है। उधर घर वाले आपस में एक दूसरे की डिमांड बताना शुरू कर देते हैं। अब जो बात 2 जोड़ों में हुई थी, अब वो एक गाड़ी और 20 लाख कैश तक पहुंच जाती है। लड़की वाले ये कोशिश करते हैं कि लड़की को सास ससुर के साथ ना रहना पड़े। पहले तो ये लोग सेपरेट रहे, क्योंकि सासू माँ ने तो सेवा का प्लान पूरी तरीके से रेडी करके रखा है, जबकि लड़की को तो खाने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मैगी बनानी आती है।
लेकिन इन सारे फैक्ट्स को इग्नोर करते हुए शादी करवा दी जाती है और रियल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। कहने को तो टाइम बदल गया है, लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं, लेकिन लड़के की फैमिली को अपने बहू से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें काफी ज्यादा चेंजेस नहीं आए। आज के टाइम पे नौकरी वाली बहू तो सबको चाहिए, क्योंकि साथ मिलकर ही तो घर चलता है। लेकिन फिर भी यही एक्सपेक्टेशन है कि पहले बहू घर का काम करे, फिर ऑफिस जाए, ऑफिस से आने के बाद लड़के का भी सारा काम वही करे, क्योंकि लड़के को तो कभी कुछ सिखाया नहीं गया ना। और इसी को तो मम्माज बॉय बोला जाता है। घर का सारा काम अकेली लड़की पर ही डाल दिया जाता है। हमारे परवरिश बहुत अजीब किस्म की है, जहाँ पर मम्मी ही अपने बेटे को ऐसे बड़ा कर रही है कि वो नवाब के जैसे ही बड़े हो रहे हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई ये अचानक से 25-26 साल के बाद एक बाहर की लेडी आके मुझे कैसे कह सकती है घर का काम। लेकिन आजकल जो लड़कियों की अपब्रिंगिंग हो रही है वो लड़कों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। अब तक जहाँ लड़कों को तो घर के काम नहीं सिखाए जा रहे थे, अब लड़कियों को भी कुछ नहीं सिखाया जा रहा। अब इससे पहले कि आप मुझे मिसोजिनिस्ट कहें, कुकिंग जैसी बेसिक स्किल्स तो लड़कों को भी आनी चाहिए। होना ये चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को बेसिक नीड्स जैसे कपड़ा धुलना, खाना बनाना तो सबको ही आना चाहिए। अब हो ये रहा है कि आजकल की लड़कियों को लड़कों की तरह रेज किया जा रहा है, मतलब ये कि उनको भी बेसिक चीजें नहीं सिखाई जा रही। ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हैं और दोनों को ही कुछ नहीं आता। अब यही लड़की जब शादी के बाद ससुराल आती है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि मदर इन लॉ तो ये सोच रही थी कि लड़के का सारा काम बहू करेगी और साथ साथ हमारी भी सेवा करेगी, लेकिन ये तो भाई अपने खुद के काम नहीं कर पा रही है, मेड रखने की बात कर रही है। अब सबसे पहले तो सास ससुर का माथा यहीं ठनक जाता है। अब अंदर ही अंदर ये बातें होने लगती हैं कि दहेज में तो लेकर ये कुछ नहीं आई है और ऊपर से इसको कुछ आता भी नहीं है। इन्हीं सब बातों को कंपनसेट करने के लिए उसे ताने सुनाए जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग शादी के बाद भी पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अब घर चाहे जितना ही छोटा क्यों ना हो, जिस वजह से उस कपल के पास बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं होती है। कंसल्टेशन चल रही है, दर्द निकल रहा है लेडी का, कहती गुरुजी टीवी ऑन करके करना पड़ता है रात को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हो जाता है। कहते कलेश सुबह होता है, टीवी ऑन क्यों किया था इतने 10:30-11 बजे। आजकल लड़के लड़कियों की लाइफ काफी एस्पिरेशनल हो चुकी है। कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। अब हनीमून ही वो पीरियड होता है जब ये सब एक्सप्लोर करने का मौका होता है। नई नवेली बहू को किस तरीके से रहना चाहिए, इसको लेके काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लोग चाहते तो हैं कि बहू घर संभाल ले, लेकिन डिसीजन मेकिंग की कोई भी पावर बहू को नहीं दी जाती। ऊपर से बहुत सारे लोगों को पर्सनल स्पेस चाहिए, जो कि छोटे घर में बिल्कुल नहीं मिल पाता। अब लड़की वालों की ये एक्सपेक्टेशन होती है लड़की को ससुराल में भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे उससे उसके मायके में किया जाता था। अगर लड़की जॉब कर रही है तो उनकी कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सबसे पहले उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो लड़की से 3-4 गुना ज्यादा कमा रहा हो। अब इसके बाद लड़की में एक अलग एटीट्यूड होता है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट थोड़ी ना हूँ, जिसकी वजह से एक इंटाइटलमेंट आ जाता है। इसके साथ साथ जो वर्किंग वीमेन होती हैं उनकी लाइफस्टाइल थोड़ा अलग होती है। घर से जल्दी निकलना, देर रात तक काम करना, बाहर का खाना खाना, ये सारी बातें सास ससुर को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अब इसी बात पे अलग से किचकिच होना शुरू हो जाती है। लड़कियों ने अपनी मदर्स को घर के कामों में सेल्फलेसली पिसे हुए देखा है। बहुत सारी मदर्स तो पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ना पड़ा। अब उनके लाइफ में कुछ अलग टेंशन भी थी, ढेर सारी लड़ाइयाँ होती थी। ये सब हमारी जनरेशन की लड़कियों ने खूब ऑब्जर्व किया है। इसीलिए लड़कियां पहले से ही सोच कर रही हैं कि वो अपनी शादी में किसी भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाली। और कहीं ना कहीं ये जिद भी मैरिजेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। एक बार और नोटिस की गई है, नई नई शादी में माँ का इन्वॉल्वमेंट बहुत देखा गया है। नए घर के तौर तरीके रहने के लिए फिगर आउट करने के बजाय बात बात पर माँ को कॉल करना, जिनके इंटेंशंस गलत नहीं होते, बिकॉज उन्होंने अपनी खुद की मैरिजेस में इतना कुछ देखा होता है कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी चीज से सफर करे। लड़की की माँ का ये रोल है कि उसमें उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं जो मैन ने करी हैं, मेल जेंडर ने, जो कि उसका पति है, पर वो अपने पति से बदला नहीं ले सकती, उसे मैन से बदला लेना है, दामाद से। वो ये कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। इसीलिए लड़के वालों की भी काफी शिकायतें होती हैं। दिन में 10-10 बार अपनी मदर्स को कॉल किया जाता है। छोटी छोटी बातों को लड़कियां अपने घर पर क्यों बताती हैं, और यही चीज बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पहले लड़का लड़की की माँ के बारे में कुछ बोल देता है, फिर लड़की लड़के के माँ के बारे में कुछ बोल देती है, और देखते ही देखते मामला बिगड़ता चला जाता है। इन सारी चीजों में मोस्टली लड़का फिसता है। एक तरफ उसकी माँ है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। स्टार्ट होता है, फीमेल कम्स फर्स्ट शो नहीं करती, महीना 2 महीना 4 महीना तो देखा जाता है। वो देखती है कि यार ये जो पति है ना, ये ठीक है, लेकिन ये ना इसकी माँ कुछ नौटंकी करती है। दैट इज उसकी नजर में नौटंकी है और होती भी होगी। ड्रामा, चिल्लम चिल्ली, इमोशनल ब्लैकमेल,
रोना धोना, पैसिव एग्रेसिव, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये अंग्रेजी के सारे वर्ड्स हैं। एंड ये हर बार ग्राउंड शीट कर देता है और ये बोलता है तुम इतना भी नहीं कर सकती मम्मी के लिए, इतना ही तो बोल रही थी वो, इतना तो हो सकता था, बस इतना इतना, ये इतना इतना करता रहता है, मेरे पे हीरो बनता रहता है ये। तो ये ड्रामा करने की और ये न्यूसेंस करने की वैल्यू तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि वो स्त्री है तो मैं भी स्त्री हूँ, और स्त्री कुछ भी कर सकती है। डायलॉग हमने सुना है, ठीक है। और तीसरी स्त्री उसकी माँ है जो उसकी कोच है। पहले का टाइम अलग था, कितनी भी लड़ाइयां हो जाया करती थी, दोनों फैमिलीज आपस में बैठकर ये सेटल कर लिया करते थे कि घर खराब ना। डिवोर्स का नाम तो पता भी नहीं होता था। एक बार अपनी दादा दादी से ये बात जरूर पूछ के देखना, उनके लिए ये बात बहुत नई है। इनफैक्ट आपने अपने बुआ, मौसी, चाचा चाची के बारे में ऐसी स्टोरी सुनी होंगी कि स्टार्टिंग में उनको बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन बच्चे बड़े हो गए और सब कुछ ठीक हो गया। मेन कॉस्ट ये होता था कि शादी चलाने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करना है वो लड़कियों को ही करना होता था। जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, वापस आने का तो कोई ऑप्शन होता भी नहीं था। घर के बड़े मिलके फैसला ले लिया करते थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। बात ज्यादा बढ़ जाती है तो सीधा 100 नंबर पर कॉल कर दिया जाता है और कोर्ट केस चलता है। विमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात बहुत अच्छी है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका मिस यूज होने लगा और आजकल हम फेक केसेस ज्यादा ही देख रहे हैं, जिसमें लड़के के पास सफर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। पहले तो सोसाइटी में फेक केसेस और एक्विजिशन को लेकर बहुत ज्यादा बदनामी हो ही जाती है। फिर लड़की को चाहे टच भी ना किया हो, लेकिन लॉयर और पुलिस ये एडवाइस देते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग केस बनाना है ना जी, तो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी जितनी भी धाराएं लगती हैं सब लगवा दो, फैमिली के सारे मेंबर्स का नाम लिखवा दो। भुगतना लड़के वालों को ही पड़ता है। फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जूते खिस जाते हैं। अब ना तो वो आदमी अपनी जॉब पे फोकस कर पाता है और ना ही अपनी रियल लाइफ में। एल्यूमिनी में तो आजकल 20-30 लाख रुपए से बात स्टार्ट होती है। जो लड़की इंडिपेंडेंट वीमेन बनकर डाउरी को अपोज करती थी, वही लड़की एल्यूमिनी लेने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाती, बल्कि कई लड़कियों ने तो इसको बिजनेस बना के रखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां सिर्फ फेक केसेस करती हैं, लड़के वाले तो भाई दूध के धुले होते हैं। नहीं, जेन्युइन केसेस में जो लड़की परेशान होती है, जिसको टॉर्चर किया जाता है, वो लड़की उस लड़के और उस लड़के के परिवार से जल्द छुटकारा पाना चाहती है। वो उनको जेल भिजवाने के लिए केस लड़ेगी, पैसे के लिए नहीं। बहुत सारे लोग शादी इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आसपास कोई बहुत अगली डाइवोर्स स्टोरी सुन ली, जिसके बाद से उनका शादी पर से विश्वास उठ गया है। उन्हें सिंगल रहना ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। भारत में तो प्रीनअप के भी ऑप्शंस नहीं है, इसलिए इनका ये कहना होता है कि अगर फंस गए तो इतनी मेहनत से जो कुछ बिल्ड किया है सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब एक तरफ ये केस देखो, शादी 1 दिन भी नहीं चली, 50 लाख रुपए का एल्यूमिनी देना पड़ा। अब जो शादी नहीं करना चाहते उनके भी अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो कहते हैं कि अगर नीड पूरी ही हो रही है तो शादी करने की जरूरत क्या है। भारत में तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा खराब, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इतनी अच्छी है नहीं, तो बच्चे पैदा करने का क्या ही मतलब है। इसके अलावा एजुकेशन और कैरियर की वजह से जो शादी की एवरेज एज है वो भी काफी ज्यादा पुश हो चुकी है। मेरे हिसाब से शादी के अनसक्सेसफुल होने के पीछे का रीजन अरेंज मैरिजेस नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। जिन लोगों ने लव मैरिजेस की होती हैं, उनके लाइफ में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। भारत में शादी फेल ना हो, इसके लिए हमें सोसाइटी लेवल पर चेंजेस करने होंगे। लॉ को भी फेयर बनाना चाहिए। सबसे पहले शादी को ही स्ट्रक्चर लेवल पर इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए, जिससे कि बात इतनी बिगड़ जाए। ये फाउंडेशन बनेगी कम्युनिकेशन से। जी हाँ, बातचीत से। चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, लड़के लड़कियों को आपस में बातचीत करना बहुत जरूरी है। अब ये बात आजकल के पेरेंट्स को भी समझ में आने लगी है। इसी के चलते फैमिलीज लड़के लड़कियों को आपस में मिलने की इजाजत दे रहे हैं कि जो शादी वाली कन्वर्सेशन है वो काफी ओपन हो, ऑनेस्ट हो और फ्रूटफुल हो। ध्यान से देखिए तो कोई भी अपनी बुरी बात, अपना पास्ट और अपनी बहुत सारी चीजें नहीं बताएगा। इसीलिए टाइम देना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। ऐसा देखा गया है कि शादी तय हो गई है, बातचीत हुई और कुछ महीनों बाद उनको ये लगा कि हमारे बीच में कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है और इसीलिए शादी को कॉल ऑफ कर दिया गया। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लड़का लड़की की कुंडली मैच नहीं हो रही है, लेकिन ख्यालात मैच हो गए, प्रेफरेंसेस मैच हो गए, जिसके बेसिस पे उन्होंने शादी कर ली और शादी सक्सेसफुल है। आपने ये वाली क्लिप कहीं न कहीं जरूर देखी होगी। Is primarily to have children. Right. Now, which means that you are introducing One of the reasons. No, primarily. The others are, companionship, whatever, but primarily. So you are introducing this genetic strain into your, family line. Right. So you have to know. So I wanted to know what are the diseases running in his family. At what age did uncles in his family lose their hair? What did Kanchan Chachi die of? So I would keep asking him all this, and he probably thought I'm very concerned about his family. She's all the time asking, Pintu Mama ko kya hua? All that. So I had this chart. That was one chart, the genetic chart. And then this chart I found after my marriage on the second day. That's not true.
No, you found another chart. There was a pros and cons of marrying him also. So I had all the advantages on one side and all the ये disadvantages. एक्चुअली बहुत अच्छा तरीका है चेक करने के लिए कि आप एक दूसरे के लिए कितना कंपेटेबल हो। अलग अलग पैरामीटर्स पे एक दूसरे को एनालाइज करो। दोनों को लाइफस्टाइल कैसी चाहिए, दोनों को किस तरीके का फ्यूचर चाहिए, बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो कब चाहिए। फैमिली वाले तो शादी के कुछ दिन बाद ही प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं कि भाई अब तो बच्चा जरूरी है। लड़की के लिए जॉब कितना जरूरी है, क्या लड़की की जॉब के लिए लड़का रीलोकेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपस में ये भी क्लियर करना जरूरी है उनके ऊपर लोन्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं। टफ कन्वर्सेशंस हैं, लेकिन अगर शादी कर रहे हो आपकी पूरी लाइफ का डिसीजन इसी पे टिका है। ऐसे कन्वर्सेशंस करना शादी के पहले बहुत ज्यादा जरूरी। शादी के बाद रहना कहाँ है, पेरेंट्स के साथ या अलग से रहना है। अब अलग से रहना है तो कौन कितने एक्सपेंसेस मैनेज करेगा, पेरेंट्स कितने दिन के लिए विजिट कर सकते हैं, दोनों की लाइफ में दोनों के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना होने वाला है, वैकेशन पर जाना है, लाइफ में डाइन आउट करने का कितना प्रेफरेंस है। एक दूसरे की आदतें नोट करनी पड़ेंगी, रूटीन नोट करना पड़ेगा। सामने वाला चेंज को कैसे डील करता है, क्या एकदम से पैनिक कर जाता है या काम रहता है, या फिर उसका रिस्पॉन्स माई वे या हाईवे वाला है, रिजिड है या लाइफ में एडजस्ट भी कर सकता है। इसके अलावा आपके पर्सनल बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। किसी के लुक्स और धन दौलत पर मत पिघल जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये पूरी जिंदगी की बात है, सिर्फ यूं ही नहीं वेस्ट करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।